Namaste. Once again, you are most welcome under the series of the Brush the Bushes, and this is about a very controversial subject, I can say. Yeah, very much having the conflict of interest about the how to use any prefix or suffix to the classical formulations of the section 3A licensed, and something about the section 3H, the excipients. Dear friends, जो आयुर्वेद की मेजर दो कैटेगरी शुरू की गई हैं, डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ द लाइसेंसिंग. There is not on the basis of therapeutic efficacy or the marketing or this, no, that is for the purpose of licensing, and because they are the two having the entirely different approach. So one is the section 3A, that is the classical medicine, and those all formulations noted in the authoritative textbooks of Ayurvedic medicines under the schedule first, and the schedule first is having 57 books. Fine. Okay, and the section 3H is the patent and the proprietary medicines, which are covering all those. Only one there is the one condition, that ingredients used in the PNP must be used into the classical formulations of the authoritative textbooks of the schedule first. Fine. So here, right from, if my memory is with me, this is the 2002-2004. I mean back 20 years, this issue was started being discussed. Ki whether in the name of the classical textbooks, I mean classical medicines, because some companies came in the market, I am not going to quote those names or those formulations, just they changed something fancy. For example, I say Basant Kusmakar Ras Dabo, or I say Smriti Sagar Ras Memoir, or like that. So कुछ भी आप इसको जोड़ दीजिए, या आप कहिए सिंपल हमारी जो भी कोई चूर्ण है, हाँ, लवण भास्कर चूर्ण के आगे कुछ एक अच्छा आप या कुछ भी एक फैंसी नेम जोड़ दीजिए अपने शास्त्रीय नाम के साथ. मैं फटाफट कोई नाम अपने दिमाग में ऐसा लाना चाह रहा हूँ कि मस्तिष्क में आ जाए, जैसे कि वो फिट बैठे, तो आपकी समझ में अच्छा है. मतलब एक है ये त्रिफला चूर्ण है, तो आपने त्रिफला चूर्ण के आगे जोड़ दिया पाचन त्रिफला चूर्ण, ठीक है. या आप ये बना रहे हो एक वासावले, मान लीजिए कि क्लासिकल मेडिसिन आप बना रहे हो, तो आपने उसके आगे जोड़ दिया वासावले. तो इस तरीके के जो भी नाम एक क्लासिकल नेम के साथ न आगे न पीछे नहीं जोड़ा जा सकता. और ये भी बात आई थी कि कंपनी कैसे उसको प्रमोट करेगी, क्योंकि मुख्य ऑब्जेक्शन या मुख्य पॉइंट इनका यही था कंपनीज़ का. मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ जब भी मीटिंग होती थी, और व्हेन आई से मिनिस्ट्री मीन्स ऑल द पैनल ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम द एकेडमिया एंड द रेगुलेटर्स एंड द इंडस्ट्री एंड देन द इंडस्ट्री अलोन, तो डिस्कशन यही होता था कि भाई हम त्रिफला चूर्ण बना लिए, या हमने एक योगराज गूगल बना लिया, शीघ्र गूगल बना लिया, कैशोर गूगल बना लिया, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये हमने बनाया है और ये इसको हम कैसे प्रमोट करेंगे. तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बड़ा बड़ा लिखेंगे, डाबर कैशोर गूगल, वैद्यनाथ कैशोर गूगल, हाँ, आयुर्वेदशाला कैशोर गूगल, और दवा के नाम के साथ ही लिखेंगे. तो इस पर कुछ हद तक सहमति बनी थी कि हाँ, आप कंपनी का नाम आप दे सकते हैं, वो ज़रूर दीजिए. कुछ लोग और भी ऐसा एक आइडिया लेकर के आए थे रेगुलेशन में ही, और चाहे इंडस्ट्री एकेडमिया से भी, कि नहीं, आप खाली कैशोर गूगल लिखिए और मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं होना चाहिए उस पर, और आप मार्केट करिए. तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा संभव ही नहीं है. और ये जो नोटिसेस दी गई हैं, जैसा कि ये नोटिस बताती है क्लैरिफिकेशन 20 नवंबर 2023 का, कि कंपनीज गॉट नोटिस फ्रॉम द रेगुलेटर्स कि वाई यू आर शोइंग द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर. तो ये वही वाला थॉट प्रोसेस है जो कि 20 साल पहले से चल रहा था. तो ये आप अपने ही रूल को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं. आपने रूल 161 में स्पेसिफाई किया है, रूल 161 के डिटेल्स में जाइए, और रूल 161 जो आपका लेबलिंग के लिए है,
and you are saying where you are talking about the rule 161 clause 3, and in the section subsection 1, 2, 3, 4, 5, and here you are 6th, and here the everything is, you are saying it must be on the label. So how you are saying that the name of the manufacturer should not be there anywhere in the label? Just I am getting one point here. The net content is the yes, measure, the weight, and the name. Yes, specifically the rule 161 clause 3 and subclause 3, the name and address of the manufacturer. Yes, it is here. Batch number, lot number, ingredients, external use, word Ayurveda medicine for external use, all that. So the rule 161 clause 3 and subclause 3 is compulsory to show the name. Now the question is how to show the name. कहाँ पर, कैसे, किस तरह से दिखाएं. जैसे कि शेड्यूल E1 है तो आपको कॉन्स्पिक्यूअसली दिखाना है कोई अगर इंग्रेडिएंट है, और कुछ है कि भाई जैसे कि आपका सेल लगती है ना तो 50% ऑफ बड़ा बड़ा बैनर पे, बहुत छोटा सा नीचे से जो आप पढ़ भी लेते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो आप दुकान में घुस जाते हो 50% ऑफ पे और नीचे लिखा रहता है टर्म एंड कंडीशन, तो नहीं इस पर नहीं है, उस पर नहीं है, इस पर मिलेगा, इतना खरीदेंगे तो मिलेगा 50%. तो इस तरीके वाली बात आती है. तो एक तो ये झगड़ा चल रहा था. तो चलिए, ये बहुत अच्छा किया मिनिस्ट्री ने, मैं साधुवाद देता हूँ सबको कि उन्होंने इसको लिखा. तो मैं उन्हीं की राइटिंग में इसको पढ़ता हूँ. द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स एंड द डिटेल्स ऑफ एडिटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स. So as you are aware that the provisions related to use of prefix or suffix with the name of Ayurveda Siddha Unani drugs and permitted excipients for ASU drugs are prescribed under Rule 157 1B and the Rule 169 of the Drug and Cosmetics Rule 1945 respectively. अब देखिए, यहाँ भी मास्टर हूँ तो बोले बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा. अब मिनिस्ट्री को यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 नहीं लिखना है. अब मिनिस्ट्री को यहाँ लिखना चाहिए था द ड्रग रूल्स 1945, बिकॉज कॉस्मेटिक्स का पार्ट आज की तारीख में एकदम अलग हो गया है और वो कॉस्मेटिक रूल्स 2020 है. नाउ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इज नॉट एग्जिस्टिंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. एवरी ईयर द न्यू बुक्स आर जस्ट सबमिटिंग द ड्रग रूल्स 1945. Every book, everywhere, it is the drug rules 1945. So here, Arjun Kumar ji, Under Secretary, who signed out the, no, I am not blaming anyone. But there should be alertness in the mind of the, yes, there should be the alertness in the mind of the person concerned who are working at the section of the drug policy section, that what are the changes has been done. So here this word, the drug and cosmetic rules 1945, is not correct word. Here it should be the only the drug rules 1945. And in the same way, if I am suggesting this, I may say and I may request to the persons who have prepared the office note and this clarification, a single reference of rule 161 subsection 3 and the subclause 3rd may be added here for more potentiation and for its more clarification. चलिए, ये तो मास्टर का काम है. एकेडमिया में हूँ तो मास्टर की पता नहीं कहाँ से ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है कि वो सब कुछ सही देखता है, बहुत प्रशंसा भी करता है. मैं भी प्रशंसा कर रहा हूँ इस कदम की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, लेकिन मास्टर साथ में थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी देखता है कि इसमें ये रहता तो और अच्छा रहता. तो यहाँ पर ये गलती है. ये गलती है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 आज की तारीख में है ही नहीं है. आज के तारीख में सिर्फ द ड्रग रूल्स 1945 है. तो ये तो गलती है. और सजेशन ये है कि यहाँ पर अगर रूल 161 क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 होता तो ये और अच्छा होता. चलिए आगे बढ़ते हैं.
So it has been brought to the notice of the Ministry of Ayush that in recent past ASU drugs manufacturers have received notices from the Ayush drug regulators declaring their products not to standard quality, misbranded for the following reasons. एक उसमें दिया है कि नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर कंपनी इज ऑन द लेबल ऑफ ASU ड्रग डिफाइंड अंडर सेक्शन 3A ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. ये बिल्कुल सही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एग्जिस्ट करता है, सेक्शन 3A भी सही है. तो अब उनसे जिन्होंने कि ये इश्यूज़ किए हैं, और मैं अक्सर अपनी रूल एंड रेगुलेशन की क्लास में ये बोलता रहता हूँ कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का अभी बहुत अच्छा हाल नहीं है. स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के यहाँ जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को जाने या सुने. मैक्सिमम लोगों की, सभी की नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों की. ड्रग इंस्पेक्टर लोग कैसे अपॉइंट होते हैं मालूम है, वहाँ कैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ डील करता है मालूम है. तो लेकिन उसमें हर जगह कुएं में भांग नहीं पड़ी हुई है. कुछ स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं और जिन स्टेट्स को मैं डीपली जानता हूँ वहाँ बहुत बुरी स्थिति है. आप मेरा इशारा समझ सकते हैं. तो बात यहाँ पर आती है कि ये नोटिस जानी ही नहीं चाहिए थी. नाम तो रहेगा ही मैन्युफैक्चरर का. आप ही बोलते हो कि आप सब रूल 5, आप सारे रूल फॉलो करोगे जब रूल 157 में आप लाइसेंस इशू कर रहे हो. तो रूल 161 क्लास 3 सब क्लास 3 तो ये कहता है ना कि आपको मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है ये इशू है. तो प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में आगे नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना है. ये उसी पर मिनिस्ट्री क्लियर की है कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू क्लेरिफाई दैट mark, brand name or company name mentioned on the top or the bottom of the label product name of ASU classical drug approved under section 3A is not violation of the rule 151B, very good, of drug and cosmetic rules. फिर यहाँ पर रूल नहीं आना चाहिए, cosmetic rule 1945, this is the only drug rule 1945. However, mark, brand name or company name mentioned before or after the name of the classical medicine prefix is violation. यही चीज़ हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल नाम के साथ कंपनी का नाम लिख देना. डाबर त्रिफला चूर्ण, वैद्यनाथ त्रिफला चूर्ण, दूध पापेश्वर त्रिफला चूर्ण, हाँ आयुर्वेदशाला त्रिफला चूर्ण, चरक त्रिफला चूर्ण, सबका नाम ले लूँ ना, नहीं तो ये हो जाएगा कि एक का नाम ले रहे हैं, एक का सांडू त्रिफला चूर्ण. किसी का भी नाम एक साथ में जोड़ देना एकदम दबा के या बाद में जोड़ना गलत है. आपको मैन्युफैक्चरर या अगर कहीं आगे पीछे नाम दे सकते हैं. तो मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा कार्य किया. मिनिस्ट्री को इस क्लैरिफिकेशन के लिए साधुवाद, क्योंकि इससे काफ़ी लोग प्रताड़ित हो रहे थे. दूसरा मिनिस्ट्री ने जो कार्य किया है वो एक्सिपिएंट्स के ऊपर है और वो भी बहुत शानदार काम किया है. भाई थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को भी, और किसी से जानकारी और लेने में क्या दिक्कत है. अभी हमारे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान में, जयपुर में. उनका नाम लूँ कि उनकी कंपनी का नाम लूँ, दोनों का भी नाम नहीं लूँगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ. चलिए नाम ही ले लेते हैं. अभ्युदय शर्मा जी हैं, जिन्होंने कि इस नोटिफिकेशन को मुझे क्या ऐसे मैं बोलूँ कि मुझे कम्युनिकेट किया. तो आपको अभ्युदय जी बहुत बहुत धन्यवाद भी. तो उनको कोई भी एक इशू उठता है तो उस इशू को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा. और उन्होंने भी एक इशू उठाए थे कुछ दिनों पहले, उस पर मिनिस्ट्री को बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ी थी. उसको द्रविड़ प्राणायाम आप कह सकते हैं, लेकिन अंत में चीज़ें अब कैसे बोलें न बोलें कि अभी बहुत कुछ वो शॉर्ट आउट नहीं हुई है जो अभ्युदय ने उठाई थी वहाँ पे. लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब मिनिस्ट्री के सामने आती है तो इसको सावधानी से इसका एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन आया तो ये बहुत अच्छा लगा. तो परमिटेड एक्सिपिएंट्स में भी भाई रूल 161 ये कहता है कि आप परमिटेड एक्सिपिएंट्स डालिए. और ये तो देखिए ये 2008 में ऐड किया गया और इसको ऐड करते समय इसके ढेर सारे प्रोविजंस हैं. तो परमिटेड एक्सिपिएंट्स, मुझे एक कमेंट याद आ रहा है 2008 में किसी ने कहा था कि ये तो हमने अभी लीगलाइज़ किया है. यूज़ तो कंपनीज कब से कर रही हैं, जब से ही इन्होंने PNP बनाना शुरू किया तब से कर रही हैं. ये तो हमने इसको लीगलाइज कर दिया एज़ पर द डिमांड ऑफ द लॉ. बात बिल्कुल सही है. तो परमिटेड एक्सिपिएंट्स को लेबल पे होना ज़रूरी नहीं है. बहुत सही है. उन्होंने जब लाइसेंसिंग का फॉर्म दिया आपको रूल 1571 में, तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस समय ही दिया रहता है. और उसमें कब किससे मैं बताने लगूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा. लेकिन मुझे इसका अनुभव है, प्रत्यक्ष फर्स्ट हैंड अनुभव है
कि बेंजोइक एसिड की मात्रा उसमें वो कितना डाल रहे थे और कितने में डाल रहे थे, कैसे डाल रहे थे, कैसे लाइसेंस के लिए वो चीज़ें आई थी। आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो मैंने सब कैंसिल किया था। लेकिन अब उस पर आ जाते हैं, तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर, तो एज पर द प्रोविजंस प्रिस्क्राइब अंडर रूल 169 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ओनली द नेम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स एंड द कलरिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड ऑन द लेबल, and details of additives used in various processes and formulation dosage forms are required to be given only in the application for license that is not on the label। और सीधी सी बात है, मैंने कहा ना कि रूल 161 क्लॉज 3 सब क्लॉज, उसके सारे क्लॉजेज 1 से लेकर 9 तक, अब खाली क्लॉज 3 की बात नहीं है, यहाँ पर सारे क्लॉजेज, उसमें भी कहीं ये मेंशन नहीं है कि नहीं आपको ये शो करना है लेवल पे। तो इसकी कोई जिद पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी और इसके तहत किसी को भी NSQ और द मिस ब्रांडेड नहीं घोषित किया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर के ये स्थिति बहुत अच्छी आई, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं इससे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ड्रग पॉलिसी सेक्शन को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियों की समस्याओं को रोका। तो समरी क्या है? समरी ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम दवा के नाम के साथ नहीं आना चाहिए क्लासिकल में, आगे पीछे कहीं अलग। दूसरा कि जो लेबल पे ये सारे एडिटिव्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको प्रिजर्वेटिव और कलरिंग एजेंट्स की बात है। तो मिनिस्ट्री ने इसको बहुत क्लियर कर दिया। अब इसमें रूल 1571B, रूल 169 एज वेल एज, अगर इस नोटिफिकेशन में रूल 161 क्लॉज 3 और ऊपर वाले केस में सब क्लॉज 3 आई मीन मैन्युफैक्चरर्स नेम में और नीचे परमिटेड एक्सिपिएंट्स में सारे, तो ये और अच्छा होता। और ध्यान दीजिएगा, मैं मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं लिख भी सकता हूँ, शायद लिख भी दूँ तो ये हो जाएगा आगे, लेकिन इसको लोग शिकायत मान लेते हैं, दिक्कत ये है। तो मैं शिकायत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को साधुवाद कर रहा हूँ, ड्रग पॉलिसी सेक्शन का सराहना कर रहा हूँ, लेकिन वो इसको भी सुधार लें। आगे से जो भी नोटिफिकेशन दें द ड्रग रूल्स 1945 के नाम से दें, न कि द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के नाम से दें। तो आप इसको जाने दीजिए, लेकिन अगले जो भी नोटिफिकेशंस आपके हों उसमें जो मेंशन करिए द ड्रग रूल्स 1945 मेंशन करिए। तो मित्रों, आपको स्पष्ट हो गया और इसके लिए मैं सभी को, अगर कोई भी शंका आती है इस तरीके की किसी इशूज़ पे, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया होगा, तभी ये क्लेरिफिकेशन आया है। एकदम आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता को बनाए रखिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम किया जाए और इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है तो उस पर एक विचार विनिमय से सॉल्यूशंस निकाले जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।